अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल पेश किया गया, जो एटॉमिक थ्योरी पेश की गई, वो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1803 में पेश की गई। इसके मुताबिक all matter is made up of tiny indivisible particles called atoms। इसने हमें एटम का कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि जितने भी मैटर हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट आप उठाएं, उसको तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए, एक लम्हा ऐसा आएगा कि वो मज़ीद नहीं टूटेगा, और वो छोटे से छोटा पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, मास के लिहाज से उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। मसलन अगर सोडियम का एलिमेंट है तो उसके जितने भी सोडियम के एटम होंगे सबका जो मास नंबर है वो 23 होगा। ठीक है, एटॉमिक मास सबका क्या होगा? 23 होगा। और जितने भी सोडियम के एटम होंगे सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, 11। ठीक है, ये उसने एटम का कंसेप्ट दिया था डाल्टन्स ने। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ गया जो कि 1911 में पेश किया गया। रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया, और इसका जो मॉडल था वो बेस करता था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, इसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि सोने के एक बारीक वर्क लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद उसने हमें न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि हर एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और बाद में क्या हुआ कि न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। फिर देखें जी, उसने इसकी लिमिटेशन थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, और एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? मुसलसल एनर्जी खारिज करता है और रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करे, रिवॉल्व करे, तो एक लम्हा ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता। इसका जो मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने जो ऑर्बिट है उसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता एलिमेंट के। इसने कहा कि जो एटम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करता है, हालांकि जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की 1913 में। इसकी थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल शेल्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। यानी कि इसने हमें बेसिकली शेल का कंसेप्ट दिया। ठीक है, ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया और एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया। इसकी थ्योरी के मुताबिक ये जो न्यूक्लियस है इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दायरों में, मखसूस दायरों में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। उन दायरों को हम क्या बोलते थे? ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं। अब क्योंकि एक दायरे में एक फिक्स्ड एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसलिए हम उसे एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तब तक ना तो वो एनर्जी इमिट करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट एब्जॉर्ब कब करता है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करता है? जंप करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाता है तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यही इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में वापस आता है तो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच म्यू। अब चार किस्म के ऑर्बिट होते हैं हमारे पास। एक जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट, उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, उसे हम k ऑर्बिट बोलते हैं। दूसरे को हम l ऑर्बिट बोलते हैं, तीसरे को m ऑर्बिटल और चौथे को n ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो मॉडल था इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ठीक है, वेल एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, लेकिन इसकी जो थ्योरी थी इसकी क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई। यानी कि इसकी थ्योरी जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन कर पाई।
अगर किसी एटम में हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको ये मॉडल या ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है। और इसी तरह फाइन स्पेक्ट्रा को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ज़ी-मैन इफेक्ट को भी, स्टार्क इफेक्ट को भी इसकी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन आपने क्या करनी है, अच्छी तरह रिमाइंड करनी है। अच्छा जी, ज़ी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं? यानी कि जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गया, उसकी इजाद हो गई, तो उसमें हमने फिर क्या किया, ज़ी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया कि हमने क्या किया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ये मजीद दो या दो से ज़्यादा छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड होगी, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ी-मैन इफेक्ट। यानी कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसने लाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, ये हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में पहुंच गया। तो जब ये हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में पहुंचा तो इसका जो स्पेक्ट्रम था वो क्या हुआ कि मजीद छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड हो गया। इसको हम क्या बोलते थे, ज़ी-मैन इफेक्ट, ठीक है। अब स्टार्क इफेक्ट में क्या हुआ कि यही जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हमने इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया तो एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी, मजीद छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड होगी। इसमें फ़र्क क्या है कि ज़ी-मैन इफेक्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करें और स्टार्क इफेक्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो दोनों इफेक्ट है इसको बोहर की एटॉमिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। ये इसके क्या थे, लिमिटेशंस थी बोहर एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है। इस लिमिटेशन को आपने क्या करना है, याद रखना है। ये जो ज़ी-मैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है ये पेपर में एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हर एटम के मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं एटम के, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखें कि ये जो है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 कोलम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वैल्यू जो यहाँ पे नेगेटिव है ये इंडिकेट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। और ये मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में झुकाव है वो पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी पार्टिकल का जो झुकाव है, जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव पोल की तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन को सबसे पहले गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। इनको हम कैनल रेस भी बोलते हैं। और इसके बाद इसको मज़ीद स्टडी किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 कोलम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, लेकिन इस पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। इनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की इक्वल है लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। यानी कि ये जो मास है 1836 टाइम ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। और इसकी जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव पोल की तरफ है। इससे मुराद है कि इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगला जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को सबसे पहले जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था। इस पे जो चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, ठीक है। ये जो है ना बड़ा पार्टिकल है, ज़्यादा भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन से भी भारी पार्टिकल है, ठीक है। इस पे जो मास होता है 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम इसका मास होता है। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कैसे होती है। अब जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ये नेगेटिव पोल है और ये इसका पॉजिटिव पोल है।
जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका झुकाव होता है पॉजिटिव पोल की तरफ, और प्रोटॉन की जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव पोल की तरफ होती है। जबकि जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्रेट मूव करता है, उसका जो झुकाव है या जो डिफ्लेक्शन है ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है। इसका ये मतलब है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो चार्ज या न्यूट्रल होता है। लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी डिफ्लेक्शन नेगेटिव पोल की तरफ होती है, इसका ये मतलब है कि उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ होती है, उसका ये मतलब है उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसकी होती है? ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम होता है और इसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से मूव करता है अपने पॉजिटिव पोल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का हमारे पास ये एटम है, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, तो 8 इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। अब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम करते हैं Z से। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि एक एटम जो है ना एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है, पूरा एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन है तो हम कहते हैं कि 8 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इनके, +8 -8 तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो एटम ओवरऑल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद क्या होती है? बराबर होती है। जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें मास नंबर। मास नंबर क्या है? मास नंबर को हम न्यूक्लियर नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर, जो एटम का एक न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? उसका मास नंबर। जैसे हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। तो 16 इसका क्या हो गया? मास नंबर। अब मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी कि ए इज इक्वल टू प्रोटॉन P+N। ठीक है, अब इसमें से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो जो मास नंबर है इसमें से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को। ठीक है, यानी कि A - Z। ए क्या है? मास नंबर, और Z क्या है? प्रोटॉन नंबर। यानी कि आपके पास अगर मास नंबर 16 है तो इसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, कितना है? 8। तो 16 - 8 आंसर क्या आ जाएगा? 8। आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? 8 होंगे। Number of electrons in a cation is equal to atomic number minus magnitude of charge on cation। अब देखें, अगर कोई आपसे कहता है कि आप कैटाइन के इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे? कैटाइन क्या होता है? यानी कि जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा आप उसको एटॉमिक नंबर में से क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनाइन, यानी एनाइन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, जितना उसका एटॉमिक नंबर है प्लस जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो उसमें आप ऐड कर देंगे तो वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है लिथियम की, हम एग्जांपल लेते हैं। अब लिथियम पे कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज है। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। जो न्यूट्रल लिथियम है उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। तो इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने का क्या फार्मूला है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है माइनस कर दें जो इस पे चार्ज है। चार्ज कितना है? +1 चार्ज है। ठीक है, तो 3 - 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो 2 होगी। ठीक है, लिथियम आयन के अंदर, पॉजिटिव आयन के अंदर। इसी तरह हमारे पास ये ऑक्सीजन की एग्जांपल है O2- की। अब देखें, जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वो 8 है, तो जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम होगा उसके पास वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर क्या आ जाता है? -2 चार्ज आ जाता है। यानी कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। पहले 8 थे तो 2 आप इसके अंदर और ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो
O-2 है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Concept assessment exercise 2.1. How many electrons are present in the following species Mg+2, Al+3 and S-2। ये आपसे कह रहे हैं कि इसमें से आप इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दें। ये तीन आपके पास आयन है, इन आयन में से आपने इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी है। पहले हम मैग्नीशियम को देख लेते हैं। देखें, जो न्यूट्रल मैग्नीशियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो इस पर क्या आ जाता है, +2 चार्ज आ जाता है। हमने कहा था जो कैटाइन के इलेक्ट्रॉन है उसको मालूम करने का क्या तरीका है कि जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं, जो चार्ज है वो उसमें से क्या कर दें, माइनस कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, इस पर +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरह अगला एटम है हमारे पास एल्यूमिनियम। जो न्यूट्रल एल्यूमिनियम होता है उसमें टोटल जो है ना 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 उसका एटॉमिक नंबर होता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पर चार्ज आ जाता है +3। यानी कि हमने कैटाइन के इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करने थे कि जो चार्ज थे उसको माइनस कर देना था एटॉमिक नंबर में से। एटॉमिक नंबर 13 और चार्ज कितना है 3, तो 13 में से 3 गया तो आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अब आपके पास अगला जो आयन है S-2 N9। ठीक है। अब सल्फर जो है न्यूट्रल जब होता है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 16, उस वक्त उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब वो क्या बनता है, S2- बनता है, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यानी कि अब जब हम N9 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है उसको एटॉमिक नंबर में ऐड कर देते हैं। यानी कि 16 इसका एटॉमिक नंबर है सल्फर का, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका दूसरा सवाल है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज यूजिंग द एटॉमिक नंबर, यूज पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास स्पीशीज है, जैसे मैग्नीशियम +2 है, Cl-1 है, एल्यूमिनियम +3 और S-2 है। इसमें वो कह रहा है कि इन सब के आप प्रोटॉन की तादाद बता दें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दें और न्यूट्रॉन की तादाद बता दें, पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो वो यूज़ करते हुए। ठीक है। अब सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कैटाइन है। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का जो न्यूट्रल एटम है उसका 12 होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन होंगे और मास नंबर 24 है। अब ये इस पर +2 चार्ज है तो कैटाइन है। कैटाइन के इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे जो उसका चार्ज है। ठीक है। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है और चार्ज कितना है, +2 है, तो 12 में से क्या करेंगे, 2 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। इसी तरह न्यूट्रॉन मालूम करने का क्या तरीका है, यानी कि हम कहते हैं कि जितना मास नंबर होगा उसमें से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को। मास नंबर जो मैग्नीशियम का है वो है 24 और एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना है, 12। 24 - 12, आंसर आपके पास 12 आ गया। यानी कि जो मैग्नीशियम है उसके अंदर 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। अगला एलिमेंट है हमारे पास, जो अगला कैटायन है वो है Al+3। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है 13 है, इसका ये मतलब है इसके अंदर 13 प्रोटॉन है। मास नंबर है 27। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन मालूम करें तो क्या फार्मूला है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर दें जितना उस पर चार्ज है। एटॉमिक नंबर कितना है, 13, और चार्ज कितना है, +3, यानी कि 13 में से 3 निकाल दें तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एल्यूमिनियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन मालूम करने का क्या तरीका है कि हम जो मास नंबर है उसको माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर से। मास नंबर एल्यूमिनियम का 27 और एटॉमिक नंबर 13 है, 27 में से 13 निकाल दें तो 14 आंसर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के हमारे पास कितना आ गए, 13 प्रोटॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 14 न्यूट्रॉन आ गए। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला एलिमेंट है हमारा क्लोराइड आयन। ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन है हमारा नेक्स्ट Cl-। इसका जो न्यूट्रल एटम होता है उस पर जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है, इसका मास नंबर 35 होता है, प्रोटॉन इसके अंदर 17 होते हैं। यानी कि अब जब हम एन आयन के
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं उतने हमने ऐड कर देने हैं। यानी कि 17 तो उसका एटॉमिक नंबर, उसके अंदर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इस पर चार्ज है, -1 चार्ज है, 17 + 1 तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने का क्या तरीका था कि मास नंबर को माइनस कर दें एटॉमिक नंबर में से। यानी कि मास नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है, 35 को 17 में से माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है जी S-2 सल्फर का कैटाइन। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर होता है 32 और प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर 16। इलेक्ट्रॉन मालूम करने का क्या तरीका है कि ये आपके पास N9 है ना, N9 का जो एटॉमिक नंबर है, जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जितना उस पर चार्ज आया है, वो उसके अंदर क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। 16 इसका एटॉमिक नंबर है, चार्ज इसके ऊपर -2 है, तो 16 + 2 आंसर आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और मास न्यूट्रॉन मालूम करने का क्या तरीका है कि मास नंबर को माइनस कर दें एटॉमिक नंबर से। मास नंबर आपके पास 32 है और एटॉमिक नंबर कितना है 16, 32 - 16 आंसर आपके पास 16 आ जाएगा। अच्छा, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।